नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार का दिन है तो रविवार विशेष का दिन है। तो आज बात करेंगे शरद पवार की और सोनिया गांधी की। शरद पवार एक ऐसे राजनेता हैं जो किसी भी समय और किसी से भी सौदा करने में कोई परहेज नहीं करते। वो पहले सौदे की और समझौते की कोशिश करते हैं, न मिले तो वो विद्रोह की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर समझौता कर लेते हैं। ये इस काम में वो 1978 में सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु को, राजनीतिक गुरु को, वसंतदादा पाटिल को धोखा दिया, जो उनको अपना दत्तक राजनीतिक पुत्र मानते थे, जिन्होंने उनको बढ़ाया। उन्हीं की सरकार गिरा दी। उसके बाद उन्होंने 1990 में उन्होंने राजीव गांधी की कोशिश को नाकाम किया। राजीव गांधी ने कोशिश की कि शरद पवार उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे कि उनको अपदस्थ कर दिया जाए, हटा दिया जाए पद से। विद्रोह करवाया पार्टी में, उनके खिलाफ लोग खड़े किए, लेकिन शरद पवार ने मैनेज कर लिया और ये जाकर राजीव गांधी को बता दिया कि ये आपने करवाया था और आप कर नहीं पाए। उसके बाद राजीव गांधी ने कहा कि ठीक है, जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे की बात करते हैं। तो उसके बाद जो एडजस्टमेंट हुआ, उन्होंने उसमें एक थे सुशील कुमार शिंदे, जो विरोध में सबसे आगे थे। सुशील कुमार शिंदे को उन्होंने शर्त रखी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, कि इनको हटाया जाए। इसके लिए तो राजीव गांधी तैयार हो गए, लेकिन उनको कहा कि आपको उनको अपने मंत्रिमंडल में लेना होगा। तो देखिए, पवार ने समझौता कर लिया। जिस शिंदे को एकमात्र मुद्दा बनाया था उन्होंने उस मामले में, उसी शिंदे को जो है उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लेना स्वीकार कर लिया। तो ये हैं शरद पवार। शरद पवार डरते भी हैं। जब सीताराम केसरी ने देवगौड़ा को हटाकर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, उस समय कुछ लोगों ने कांग्रेस के अंदर उनसे कहा कि उनको प्रयास करना चाहिए, उनको पार्लियामेंट्री पार्टी में अपना दावा जो है पेश करना चाहिए। सुना शरद पवार ने, लेकिन हवा का रुख समझ रहे थे, हिम्मत नहीं हुई, पीछे हट गए। उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री बने, तो उनके उस समय भी उनसे कहा गया था, वो उस समय भी दावा करके फिर पीछे हट गए, समझौता कर लिया, केंद्र में मंत्री बन गए। वही चाल उन्होंने सोनिया गांधी के साथ भी चलने की सोची। वो एक दिन जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, उनको हटाए जाने की बात चलने लगी, तो एक दिन AK एंटनी और गुलाम नबी आज़ाद के साथ 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ से निकले और बगल में 10 जनपथ सोनिया गांधी के आवास पर चले गए और ये अनुरोध किया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना स्वीकार करें। अब आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा, अभी तक जो इम्प्रेशन है, जो देश में एक राय बनी है, धारणा बनी है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार को एतराज़ था, इसका मुद्दा उन्होंने उठाया, सोनिया गांधी का विरोध किया, इसलिए पार्टी से निकाल दिए गए। ये पूरी कहानी नहीं है। आज आपको पूरी कहानी बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से लिखते हैं, और उन कम लोगों में शरद पवार का नाम शामिल नहीं। उनकी आत्मकथा तो छपी है, लेकिन उसमें ईमानदारी से बातें कही नहीं गई। दूसरे पक्ष की खामियां, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ईमानदारी से बताते हैं कि मैंने क्या गलती की, अपना सब गलत सही सामने कर देते हैं, और अपने विरोधी का या अपने उनके साथ जो लोग रहे, जीवन में साथ रहे, काम करते रहे, जिस तरह के भी संबंध थे, उनके बारे में ईमानदारी से बताते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ये बताते हैं कि दूसरों ने हमारे साथ क्या अन्याय किया। ये कभी नहीं बताते हैं कि उन्होंने कभी दूसरों के साथ कुछ अन्याय किया क्या, कुछ गलत किया क्या, इसका जिक्र भी नहीं करते। शरद पवार की पूरी आत्मकथा में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि शरद पवार ने किसी के साथ बुरा किया। अब ये कोई मान सकता है क्या? लेकिन खैर, बात इस पर नहीं हो रही है। बात उनकी आत्मकथा में से मैंने निकालने की कोशिश की है, जो उन्होंने बताया है और जो उन्होंने छिपाया है। तो बिटवीन द लाइंस जो है, उसका मतलब क्या है, ये निकालने की कोशिश की है। तो शरद पवार 1996 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ,
उसमें आप देखिए लिखते हैं कि सोनिया गांधी के कैंप में, कांग्रेस में इस बात को लेकर बहुत से लोग असहज थे कि 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो सीटें मिली उनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से मिली थी। मतलब संकेत ये था कि वो सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे 1996 में। उसके अलावा उसके बाद वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर बन गए, लोकसभा में नेता थे। और जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसके बाद से शरद पवार ने उनसे कामकाजी रिश्ते बनाने की फिर से कोशिश की, बहुत समझौता किया, अपमान सहा, लेकिन सोनिया गांधी इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं करती। सोनिया गांधी को 1978 का भी किस्सा बताया गया था, 1990 का राजीव गांधी के साथ जो किया था वो भी बताया गया था, और शरद पवार की महत्वाकांक्षा के बारे में भी बताया गया था। तो पार्लियामेंट जब वो अध्यक्ष बन गई, तो एक दिन शरद पवार जब मुंबई गए, उस दिन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई गई और उसमें कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के संविधान में संशोधन कर दिया गया। उससे पहले तक जो नियम था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यानी सीपीपी का नेता वही हो सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन में का सदस्य हो, गैर सदस्य जो है वो सीपीपी लीडर नहीं हो सकता है। तो उस संशोधन के जरिए इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया। सोनिया गांधी सीपीपी लीडर भी हो गई। अब सीपीपी लीडर जो है वो अपॉइंट करता है लोकसभा में नेता पार्टी का और राज्यसभा में। तो शरद पवार को बुरा ये लगा कि वो इलेक्टेड से अपॉइंटेड नेता हो गए या नॉमिनेटेड नेता हो गए। लोकसभा में वो पार्टी के नेता तो रहे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनको अपॉइंट किया। इस बात का बुरा उन्हें चाहे जितना लगा हो, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। ये प्रस्ताव रखा था उस समय प्रणब मुखर्जी ने, और उसका सबने समर्थन कर दिया। तो उसके बाद पवार के सामने कोई और रास्ता था नहीं। अब उसके बाद संसदीय समितियों का गठन एक महत्वपूर्ण काम होता है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके गठन के बारे में शरद पवार ने ही लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। उन्होंने लिखा है कि कमेटियों में कौन लोग होंगे, कौन चेयरमैनशिप किन कमेटियों की मिल रही है, इन सब के बारे में सोनिया गांधी से बड़ी लंबी और डिटेल्ड बातचीत हुई। उसके बाद एक जो है सूची बनी, सूची को उन्होंने सोनिया गांधी को दिखाया। सोनिया गांधी ने उस सूची को मंजूर कर दिया। वो मंजूर होने के बाद वो टाइप हुई और उस समय जीएमसी बालयोगी थे लोकसभा अध्यक्ष, उनको भेज दिया उन्होंने। कुछ देर बाद जीएमसी बालयोगी के दफ्तर से फ़ोन आया शरद पवार को कि आपसे बात करनी है। शरद पवार वहाँ गए तो उन्होंने उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको एक्सेप्ट करूँ। आपने एक सूची भेजी है, एक सूची और आई है आपकी पार्टी की ओर से। शरद पवार को बिल्कुल तो काटो तो खून नहीं, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं लगता है कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, मैं बात करके आपको बताता हूँ। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो पदाधिकारी उस सूची को लेकर गया था, शरद पवार ने उससे पूछा। उसने कहा कि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, ये मुद्दा मेरे बस का नहीं है, अच्छा हो कि आप मैडम से बात कर लें। शरद पवार सोनिया गांधी से मिलने गए, उनको बताया कि इस तरह से हुआ है और मैंने सूची आपको दिखाकर आपकी मंजूरी लेकर भेजी थी। सोनिया गांधी की सूची में अलग नाम थे। शरद पवार ने कहा कि दो में से एक सूची को वापस लेना होगा, इसलिए आप कहिए कि वो जो दूसरी सूची गई है उसको वापस मंगवा लीजिए। सोनिया गांधी ने एक वाक्य बोला, कहा आप अपनी सूची वापस ले लीजिए। और फिर एक बार शरद पवार अपमान का घूंट पीकर चुपचाप चले आए। शरद पवार को समझ में तो आ गया था कि सोनिया गांधी उनको ज़्यादा लंबे समय तक चलने नहीं देंगी, तो वो अपनी योजना बना रहे थे। लेकिन इसके बारे में उन्होंने एक वाक्य का भी जिक्र नहीं किया कि वो कुछ ऐसा सोच रहे थे, करने वाले थे। उनकी संगमा की और तारिक अनवर की जो तिकड़ी थी उसकी क्या योजना थी, इसके बारे में एक वाक्य नहीं लिखा उन्होंने। सबको पता है कि उन लोगों ने जो किया वो भी पहले से तय था, सोनिया गांधी ने जो किया वो भी पहले से तय था। तो 15 मई 1999 को अचानक, यानी 15 मई 1999 को सोनिया गांधी ने अचानक
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला ली। मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने एक लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ा, वो 4-5 लाइन का था। उन्होंने कहा कि मैं विदेशी मूल की हूँ, मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ है। ये मुद्दा चुनाव में और वैसे बन सकता है। अगर ये मुद्दा बनता है तो इसका पार्टी की परफॉर्मेंस पर क्या असर होगा। उन्होंने सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स से कहा कि आप ईमानदारी से स्पष्ट रूप से अपनी राय जाहिर करें। सबसे पहले बोले अर्जुन सिंह। उन्होंने गांधी परिवार की चाटुकारिता की सारी हदें तोड़ दी और आखिर में कहा, ये सब बताते हुए कि परिवार ने क्या बलिदान किया है और सब कुछ किया है, और उसके अलावा किस तरह से लोगों ने आपको स्वीकार कर लिया है, भारत देश के लोगों ने। आप शादी के बाद से गई नहीं, आपकी सास की हत्या हुई उसके बाद भी नहीं गई, पति की हत्या हुई उसके बाद भी देश छोड़कर नहीं गई। देश के लोगों ने आपको राष्ट्र माता के रूप में स्वीकार कर लिया है, ये अर्जुन सिंह ने कहा। तो कहते हैं कर्म का फल मिलता है। इतनी वफादारी दिखाने के बावजूद जो उनकी दुर्दशा हुई आखिरी दिनों में, वो आप सबको मालूम है। इसके बाद जो है गुलाम नबी आज़ाद बोले, अंबिका सोनी बोली, ए.के. एंटनी बोले, सब ने जो है अर्जुन सिंह की हाँ में हाँ मिलाई। फिर नंबर आया पी.ए. संगमा का। पी.ए. संगमा ने कहा कि आपके विदेशी मूल का मुद्दा बनेगा, हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये मुद्दा नहीं बनेगा। विपक्ष निश्चित रूप से इसको मुद्दा बनाएगा, हमको इसकी काट खोजनी चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम इसका जवाब कैसे देंगे। संगमा बोल रहे थे, इसमें किसी एक सदस्य ने टोकने की कोशिश की, संगमा ने झिड़क दिया। उन्होंने कहा मेरी पूरी बात सुनना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, विपक्ष इसको ज़ोर शोर से उठाएगा और ये मुद्दा बनेगा, तो हम इससे कैसे निपटेंगे इसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। फिर कुछ और लोग बोले जिन्होंने अर्जुन सिंह की लाइन का समर्थन किया। फिर तारिक अनवर का नंबर आया। देखिए, शरद पवार की अपनी लिखी हुई किताब के मुताबिक ही इस मुद्दे पर उनके पी.ए. संगमा और तारिक अनवर के अलावा कोई उनके साथ नहीं था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। इतने लंबे समय का उनका राजनीतिक जीवन था, अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 से ज़्यादा सदस्य उनके साथ, उनको मिलाकर नहीं थे। तारिक अनवर ने संगमा की बात का समर्थन किया। फिर शरद पवार का जब नंबर आया तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, थोड़ा संगमा का समर्थन किया, थोड़ा अर्जुन सिंह की तरफ गए, मतलब नाम नहीं लिया दोनों में से किसी का। ये बताना शुरू किया कि देखिए गांधी परिवार का कितना बड़ा बलिदान है, इस देश के लोग उसका एहसान मानते हैं, देश के लोग एहसानमंद हैं इस परिवार के कि उनके लिए इतना कुछ त्याग किया, बलिदान किया। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये मुद्दा तो बनेगा, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बनाए तो हमें विपक्ष को हेड ऑन लेना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए और मजबूती से जवाब देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो इसको मुद्दा बनाएगा ही। आप यहाँ तक देख लीजिए, शरद पवार के ही मुताबिक, उनकी लिखी किताब के मुताबिक, कहीं भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ऐतराज़ है कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है। अभी तक उन्होंने नहीं कहा, ये जो मुद्दा बनाया गया। अब देखिए उसके बाद खेल खेला सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों ने, जो पहले से तय स्क्रिप्ट थी, जिसका भान भी नहीं होने पाया शरद पवार उनके साथियों को कि क्या होने जा रहा है। उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। जब हो गया तब उनको समझ में आया कि ये सब तो पहले से तय था। शरद पवार उसी दिन शाम को मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और 24 अकबर रोड के बाहर लोगों का हुजूम है, औरतें वहाँ पर रो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है। और उस दिन हुआ, अगले दिन और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ये सब प्रायोजित था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल का उनके मुद्दा बनाए जाने पर नाराज़ होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उन्होंने त्याग किया कि पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे। अब पूरे देश से कांग्रेसियों की मांग हो रही है
कि उनको अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। तो त्याग के बाद फिर जो है वो उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। ये प्रदर्शन, ये विरोध का सिलसिला 7 दिन तक चलाया गया और सब ऑर्केस्ट्रेटेड था। कांग्रेस के ही लोग, दिल्ली हरियाणा आसपास के लोग जो है भीड़ जुटाते थे और नारेबाजी होती थी। ये चलता रहा। अब पुलिस ने इन लोगों से, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर से कहा कि आप लोग पार्टी दफ्तर के आसपास भी मत दिखिएगा, नहीं तो लोग आप पर हमला कर सकते हैं। शरद पवार दिल्ली लौट कर आए, एक चिट्ठी बनाई, सोनिया गांधी को भेजा। तीनों की बैठक हुई, संगमा, पवार और तारिक अनवर की। उसमें ड्राफ्ट फाइनल किया और एक चिट्ठी बनाकर उनको भेजा गया कि उनके विदेशी मूल को मुद्दा बनाया जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए सोनिया गांधी इस बात का प्रयास करें कि संविधान में संशोधन हो और उस संशोधन के जरिए ये सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को ही मिल सकता है। अब आप देखिए, उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी इस चिट्ठी का क्या होगा। वो जो अपनी ओर से चाल चल रहे थे, उनको पता नहीं था कि वो ट्रैप रिवर्स हो चुका है। जिस ट्रैप में वो सोनिया गांधी को या उनके समर्थकों को फंसाना चाहते थे, वो ट्रैप रिवर्स होकर उनके और उनके साथियों पर वो जाल पड़ गया था। तो शरद पवार ने ये चिट्ठी भेजी और उसके कुछ ही समय में, यानी दिन भी नहीं बीता, उसी दिन की बात कर रहा हूँ, तत्काल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और इन तीनों लोगों को 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, यानी पार्टी से निकाल दिया गया। माहौल ये बनाया गया था, बात ये कही गई थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो पिछली बैठक थी उसके बारे में कहा गया था कि उस बैठक में इन तीनों लोगों ने मुद्दा उठाया कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा है और उनको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इसलिए स्वीकार नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं था। किसी स्टेज पर सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष होने का कभी शरद पवार और उनके साथियों ने विरोध नहीं किया और सब कुछ चूँकि पहले से तय था सोनिया गांधी कैंप की ओर से, तो ये घटना हुई। 15 को वो पहली वर्किंग कमेटी हुई थी, उसके 2 दिन बाद ये हुई और फिर 25 मई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एआईसीसी की बैठक बुलाई गई और इन लोगों के निलंबन को रेटिफाई किया गया। इस तरह से शरद पवार कांग्रेस पार्टी से बाहर हो गए। फिर उन्होंने अलग पार्टी बना ली, लेकिन सौदेबाज अपने सौदे से कहाँ बाज आता है। पार्टी बना ली। इतना अपमानित होने के बाद वो ठीक है कि शरद पवार उस सिद्धांत को मानने वाले हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन एक आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है। अपमानित करके निकाला था सोनिया गांधी ने उनको, एक बार भी बात भी नहीं की थी, जानने की भी कोशिश नहीं की थी कि दरअसल वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। उनको मनाने की बात तो दूर छोड़िए, तय कर लिया था सोनिया गांधी ने कि इस आदमी को पार्टी से बाहर करना है। और कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ 1999 में ही, नवंबर दिसंबर में। ये मई की बात है, मतलब मई ख़त्म हो रही थी और हंग असेंबली आई। शरद पवार तैयार बैठे थे कांग्रेस से समझौता करने के लिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो ये भी मानने के लिए, और सरकार बन गई। तो सोनिया गांधी के अपमान को शरद पवार ने इस तरह से स्वीकार कर लिया जैसे बड़ी स्वाभाविक बात हो। उनको मतलब यह कहिए कि अपमान लगा ही नहीं। उसके बाद से जिस तरह से सोनिया गांधी के उनके संबंध हैं, जिस तरह से उनकी बुलाई बैठकों में जाते हैं, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर सकता था, लेकिन शरद पवार ने किया। शरद पवार अपना महत्व बताने की कोशिश उन्होंने इस पूरी किताब में भरपूर की है कि जब एक वोट से गिरी थी अटल जी की सरकार, तब उन्होंने, जब पहले वॉइस वोट से कहा गया कि प्रस्ताव पास हो गया, सबने डिवीज़न की मांग की। डिवीज़न से पहले जो है वो दरवाजे सारे बंद कर दिए जाते हैं, कोरम की घंटी बजाई जाती है। घंटी बजना बंद हो तब तक जो आ गए अंदर आ गए, जो बाहर रह गए वो बाहर रह जाते हैं। तो वो दरवाजे बंद होने में थोड़ा समय लगा।
तो उनका कहना है, मैं उन्हीं की किताब के हिसाब से कह रहा हूँ, कि इसी बीच में वो गए मायावती के पास और उनसे बात किया। बसपा ने बाद में अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट दिया। अब ये सबको पता है कि बसपा के खिलाफ वोट देने के कारण और थे, लेकिन अपनी किताब में इस घटना का जिक्र करके तो उनसे कहा गया कि उनसे पूछा जाता रहा तो उन्होंने कभी बताया नहीं। सिर्फ इतना उन्होंने कहा कि मैंने ये उनको समझाया कि आपको इस सरकार के गिराने में उत्तर प्रदेश में आपका राजनीतिक हित ज़्यादा है। अब ये 2 लाइन 4 लाइन उन्होंने बोली और मायावती समझ गई। उससे पहले तक समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी कौन मानेगा, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं तो मान लीजिए। तो ये हैं शरद पवार। हाँ, मैंने इतना जिक्र किया उनकी किताब का, वो किताब तो आपको दिखाई दूँ। ये है शरद पवार, ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। ये किताब है। ये किताब 2016 में आई थी। बड़े धूमधाम से इसका जो है लोकार्पण हुआ था। तो शरद पवार किताब का टाइटल तो दिया है ऑन माई टर्म्स, लेकिन हमेशा पूरी ज़िंदगी राजनीति की दूसरों के टर्म्स पे। वो कभी अपनी टर्म पर राजनीति कर ही नहीं पाए। वो धोखे को और बगावत को अगर अपनी शर्त कह रहे हैं तो मान लीजिए कि भाई अपनी शर्तों पर किया, लेकिन अपनी शर्तों पर राजनीति करके उन्होंने हासिल क्या किया? तो शरद पवार भारतीय राजनीति के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें मान अपमान का कोई भान नहीं है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सम्मान कोई बढ़ा रहा है या घटा रहा है। उनके लिए एक ही बात मैटर करती है, उनका राजनीतिक हित सध रहा है या नहीं। तो ऐसे हैं शरद पवार। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।